नमस्कार। आज हम झारखंड के पांकी विधानसभा क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ चुनावी हार जीत का विश्लेषण नहीं है। ये एक तरह से डेटा के चश्मे से ये देखने की कोशिश है कि वहां के लोगों का जनादेश क्या कहता है, उनकी असल जरूरतें क्या हैं, और इन सब को मिलाकर एक बेहतर शासन, एक अच्छी गवर्नेंस का ढांचा कैसे तैयार किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पांकी, झारखंड के पलामू जिले में बसा एक विधानसभा क्षेत्र। आज हमारी पूरी पड़ताल इसी जगह पर टिकी है। हम यहीं की जमीनी हकीकत और यहीं के आंकड़ों से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जनता का जनादेश होता क्या है? लोग वोट क्यों देते हैं, किसे देते हैं? क्या ये सिर्फ नारेबाजी का खेल है या इसके पीछे कुछ ठोस वजहें होती हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम पांकी की जमीन को समझेंगे, फिर आंकड़ों में जनादेश को देखेंगे, वोटों के बंटवारे यानी एक बंटी हुई आवाज का विश्लेषण करेंगे, इतिहास की गूंज सुनेंगे और इन सब की बुनियाद पर एक जवाबदेह शासन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो सेवा के मार्ग तक ले जाए। देखिए, कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जमीन से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि राजनीति कोई हवाई चीज नहीं है। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी बुनियादी जरूरतों और उनकी परेशानियों से जुड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले पांकी के लोगों की नब्ज टटोलते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा अहम हैं। पहला, पानी और सिंचाई। दूसरा, रोजगार और जीने का साधन। और तीसरा, सड़कें और बुनियादी ढांचा। अब ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के सम्मान और अस्तित्व से जुड़े सवाल हैं। सोचिए, जब खेत सूखे पड़े हों और घर तक आने जाने के लिए एक ढंग की सड़क तक न हो, तो बाकी सारी बातें, सारे वादे खोखले लगने लगते हैं। तो लोगों की ये जो जरूरतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, इन्होंने वोटिंग मशीन में खुद को कैसे दर्ज कराया? चलिए अब 2024 चुनाव के ठोस आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर क्या कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले पांकी में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या है 3,26,288। इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये कितना बड़ा इलाका है। और 2024 के चुनाव में यहां लगभग 66.18% वोटिंग हुई। ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। ये बताता है कि यहां के लोग जागरूक हैं, वो अपने हक के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए बाहर निकलते हैं। अब देखिए वोटों का बंटवारा कैसे हुआ। बीजेपी उम्मीदवार कुशवाहा शशि भूषण मेहता को मिले 35.19% वोट। लेकिन यह एक बहुत दिलचस्प बात है, एक निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कुमार सिंह, उन्हें मिले 30.66% वोट और कांग्रेस के लाल सूरज को मिले 12.71%। बाकियों को मिलाकर करीब 21%। ये आंकड़े एक बहुत ही बिखरे हुए, बंटे हुए जनादेश की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। और आखिर में जीत का अंतर सिर्फ 9,796 वोट। मतलब मुकाबला बेहद करीबी था, नतीजा किसी भी तरफ पलट सकता था। तो इस नतीजे की वजह क्या है? जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर था विपक्ष के वोटों का बढ़ जाना। अब जरा इस गणित को देखिए। एक तरफ जीतने वाली पार्टी बीजेपी का वोट शेयर है 35.19%। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के वोटों को जोड़ दें तो वो बन जाता है 43.37%। मतलब साफ है, विपक्ष की आवाज एक नहीं थी, वो बटी हुई थी। और इसी बंटवारे ने अनजाने में ही सही विजेता का फैसला कर दिया। अब इस बंटवारे को और गहराई से समझने के लिए पांकी के सामाजिक ताने बाने को देखना जरूरी है। यहाँ ओबीसी समुदाय, खासकर यादव और कुशवाहा, एक बड़ा वोटर बेस है। इसके बाद अनुसूचित जातियों की आबादी भी काफी है, करीब 27.7%। फिर मुस्लिम और अनुसूचित जनजाति भी अहम भूमिका में हैं। तो कोई भी सफल राजनीतिक रणनीति इन सामाजिक समीकरणों को समझे बिना, इन्हें साधे बिना बनी नहीं सकती। और इसी मोड़ पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी रणनीति हो, कोई भी अभियान हो, उसे हमारे संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना ही चाहिए। सार्वजनिक चर्चा ऐसी हो जो लोगों को सही जानकारी दे, जिम्मेदार हो और सबसे बड़ी बात, हर एक नागरिक के सम्मान को बनाए रखे। लेकिन क्या ये 2024 का बंटवारा कोई नई बात थी? बिल्कुल नहीं। अगर हम पांकी का चुनावी इतिहास खंगालें तो हमें पता चलता है कि ये कहानी, ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। 2014 में विपक्ष एकजुट था,
तो कांग्रेस जीती। 2016 के उपचुनाव में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन बना और देखिए नतीजा, लगभग 71% वोट शेयर के साथ एक तरफा जीत। लेकिन जैसे ही 2019 आया, विपक्ष बट गया और बीजेपी ने 52% से ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल की। और 2024 में वही कहानी फिर से दोहराई गई। विपक्ष बटा रहा और बीजेपी 35% वोट पर भी जीत गई। पैटर्न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो पांकी का इतिहास हमें एक बहुत सीधा और साफ सबक देता है, जो पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विपक्ष एकजुट है या नहीं। जब आईएनसी और जेएमएम जैसे दल साथ लड़े, जैसे 2016 में, तो उन्होंने लगभग 70% वोट पर कब्जा कर लिया। ये आंकड़ा अपने आप में सब कुछ कह देता है। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ को तो पकड़ लिया, आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, समाधान क्या है? और डेटा हमें सिर्फ समस्या नहीं बताता, वो समाधान की तरफ भी इशारा करता है। और वो इशारा है सेवा पर आधारित एक मजबूत शासन का ब्लूप्रिंट बनाने की तरफ। इसके लिए एक चतुर्मुख यानी 4 आयामी रणनीति अपनाई जा सकती है। पहला है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी। ये कहानी पाकी की अपनी होनी चाहिए, सेवा की होनी चाहिए, वहां की जरूरतों पर टिकी होनी चाहिए। दूसरा, संगठन। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि बूथ लेवल तक एक मजबूत एकजुट टीम। तीसरा, संसाधन। अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करना और मिलकर अभियान चलाना। और चौथा और सबसे अहम, चुनावी रणनीति, यानी एक ऐसा सर्वसम्मत उम्मीदवार जो सबको साथ लेकर चल सके। तो इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार में क्या खूबियां होनी चाहिए? देखिए, वो किसी बड़े स्थानीय समुदाय से हो, जैसे यादव, कुशवाहा या एससी, ताकि लोगों को अपनापन लगे। उसका सार्वजनिक जीवन बेदाग हो, एक भरोसेमंद रिकॉर्ड हो, वो वहां की बोली में लोगों से दिल से जुड़ सके। और सबसे जरूरी, उसमें गठबंधन के सभी साथियों को एक धागे में पिरोकर रखने की काबिलियत हो। तो ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन रणनीति कागज पर रहती है, असल काम तो जमीन पर होता है। चलिए अब उन कदमों की बात करते हैं जो इस रणनीति को हकीकत में बदल सकते हैं, जो लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। इसे एक 90 दिन के विन बैक प्लान के तौर पर देख सकते हैं। पहले चरण में, यानी पहले महीने में, गठबंधन को फाइनल करें और लोगों की बात सुनने के लिए दौरे शुरू करें। दूसरे चरण में जनसंपर्क और अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम तेजी से करें। तीसरे चरण में घर घर जाकर लोगों से मिलें, अपनी बात रखें। और आखिरी के 2 हफ्तों में बड़ी रैलियों और आखिरी वोटर मोबिलाइजेशन पर पूरा जोर लगा दें। देखिए, भरोसा सिर्फ वादों से नहीं बनता, ये निरंतर जमीनी जुड़ाव से बनता है। जनता दरबार जैसे कार्यक्रम जहां लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए, ये विश्वास बनाने का सबसे ठोस तरीका है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज के इस डेटा और डिजिटल आउटरीच के जमाने में कोई भी नेता सच्ची सेवा और गहरे विश्वास पर टिका हुआ जनादेश आखिर कैसे हासिल कर सकता है? शायद इसका जवाब तकनीक के सही इस्तेमाल और जमीन से जुड़े रहने की पुरानी परंपरा के संतुलन में ही छिपा है।